नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका और इजराइल ने भारत को दिया ऐसा हथियार जिसके बाद चीन और पाकिस्तान की नींद हुई हराम। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन और भारत के बीच बढ़ गया गतिरोध, भारी संख्या में सेना और बातचीत अभी भी जारी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीएम योगी का बड़ा फैसला, 100 साल पुराने नियम कानून को खत्म करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। तो दोस्तों, क्या है वो कानून, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अमेरिका और इजराइल ने भारत को दिया ऐसा हथियार, चीन और पाकिस्तान की नींद हुई हराम। जी हां दोस्तों, भारत इस समय दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से मुकाबला कर रहा है। दोनों ही हर तरह से भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगे हुए हैं। लेकिन अब अमेरिका और इजराइल ने भारत को ऐसा खास हथियार दिया है जिसके बाद सीमा पर चीन और पाकिस्तान की हर हरकत नाकाम हो जाएगी। हालिया रिपोर्टों के अनुसार ड्रोन को लेकर भारत और इजराइल के बीच एक सौदा हो रहा है। भारत का इजराइल से हेरॉन सर्विलांस ड्रोन खरीदने का एक सौदा अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि दिसंबर में इस डील को सील कर दिया जाएगा। एलएसी को लेकर चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के कारण भारत लगातार अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा है। राफेल सहित सेना में कई मिसाइलों को शामिल करने के बाद ड्रोन अब भारतीय सेना की ताकत बढ़ा सकते हैं। भारत को जल्द ही इजराइल हेरॉन और यूएस मिनी ड्रोन्स मिलेंगे ताकि चीन की सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। इजरायली ड्रोन सौदा अंतिम चरण में, इजराइल के हेरॉन निगरानी ड्रोन खरीदने का सौदा भी अंतिम चरण में है और दिसंबर में पूरा होने की उम्मीद है। एएनआई समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि हेरॉन ड्रोन चीन से सटे लद्दाख सेक्टर में तैनात किया जाएगा और वर्तमान में भारतीय सुरक्षा बलों की क्षमता में वृद्धि करेगा। हेरॉन ड्रोन में निगरानी क्षमता होती है। सूत्रों ने कहा कि ड्रोनों की खरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार द्वारा रक्षा बलों को दी गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों को तहत की जा रही थी, जिसके तहत वे 500 करोड़ रुपए तक के हथियार खरीद कर सकते थे। इसके अलावा अन्य छोटे ड्रोन जो भारत को अमेरिका से मिलेंगे, उन्हें जमीन पर बटालियन स्तर के सैनिकों को दिया जाएगा। सटीक स्थान जानने के लिए हाथ से संचालित ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि इस विशेष ड्रोन की खरीद से भारतीय सेना को एलएसी पर चीन की हर हरकत की जानकारी मिल जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को आखिरी बार यह सुविधा वर्ष 2019 में दी गई थी, जब पाकिस्तान में हवाई हमला हुआ था। इस शक्ति का उपयोग करते हुए भारतीय नौसेना ने अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से 2 प्रीडेटर ड्रोन लिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन और भारत के बीच बढ़ा गतिरोध, भारी संख्या में सेना, बातचीत जारी। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में 0 से भी कम तापमान वाले विभिन्न पहाड़ी स्थानों पर करीब 50,000 भारतीय सैनिक पूरी युद्धक तैयारी में तैनात हैं। दोनों पक्षों के बीच कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ता के बावजूद सीमा पर गतिरोध का कोई ठोस समाधान अब तक नहीं निकला है। अधिकारियों के मुताबिक चीन ने भी लगभग उतनी ही संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। रेन ने कहा कि दोनों पक्षों ने दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति को ईमानदारी से लागू करने और यह सुनिश्चित करने पर सहमति जताई है कि अग्रिम मोर्चों पर तैनात उनके सैनिक संयम बरतेंगे और किसी भी गलतफहमी से बचेंगे। रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट ने रेन को उद्धृत करते हुए कहा, बैठक के बाद चीन भारत सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे पश्चिमी सेक्टरों से सैनिकों की वापसी के लिए चीन और भारत स्पष्ट व गहन संवाद तथा समन्वय बरकरार रख रहे हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल रेन गुओकियांग ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारत चीन सीमा पर मौजूद स्थिति को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, चीन भारत के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत के बाद से चीन भारत सीमावर्ती इलाकों में स्थिति कुल मिलाकर स्थिर बनी हुई है। चीन और भारत मौजूदा गतिरोध के समाधान के लिए 8 दौर की वार्ता के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों से सैनिकों की वापसी के लिए स्पष्ट, समन्वित और गहन संवाद बरकरार रख रहे हैं। चीनी सेना ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। चीनी और भारतीय सेनाओं ने मई में शुरू हुए सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए 6 नवंबर को कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी का बड़ा फैसला, 100 साल पुराने नियम कानून को खत्म करेगी यूपी सरकार। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार बरसों पुराने व अनुपयोगी कानून खत्म करने जा रही है। इसमें 100 साल पुराने नियम कानून शामिल हैं। इससे कारोबार करने वाले अपने उद्यमी अपना उद्योग जल्द लगा सकेंगे और उन्हें नियमों के जंजाल से मुक्ति मिलेगी। आम जनता को भी नियम कानून कम होने से राहत मिलेगी। इसके लिए संबंधित विभाग अपने यहाँ इस तरह के मामलों की समीक्षा कर खुद ही बता रहे हैं कि फलां कानून को रखा जाए या खत्म किया जाए या इन्हें दूसरे संबंधित अधिनियम में शामिल कर लिया जाए। यह सारी कवायद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश पर की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह काम करने का जिम्मा औद्योगिक विकास विभाग को दिया है। 1920 का कानून भी बरकरार। एक कानून है
यूपी रूल्स रेगुलेटिंग द ट्रांसपोर्ट टिम्बर इन कुमाऊं सिविल डिवीजन 1920। इस कानून को बने 100 साल हो गए। 20 साल पहले तो कुमाऊं क्षेत्र समेत पूरा उत्तराखंड अलग राज्य बन गया, लेकिन वन विभाग का यह नियम अभी यूपी में बरकरार है। यही नहीं, 82 साल पुराना एक और कानून है, यूपी रूल्स रेगुलेटिंग ट्रांजिट ऑफ टिम्बर ऑन द रिवर गंगा एबव गढ़मुक्तेश्वर इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट एंड ऑन इट्स ट्रिब्यूटरीज इन इंडियन टेरिटरी एबव ऋषिकेश 1938। इसका नाम ही इतना लंबा है और उपयोगिता कितनी है, यह सवाल अब सरकार के सामने है। इन कानून की उपयोगिता की हो रही जांच परख इंडियन फॉरेस्ट यूपी रूल 1964, यूपी कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ ड्रिफ्ट एंड स्टैंडर्ड वुड एंड टिम्बर रूल्स, यूपी कंट्रोल ऑफ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ फ्रूट प्लांट्स ऑर्डर 1975, यूपी फॉरेस्ट टिम्बर एंड ट्रांजिट ऑन यमुना टन व पबर नदी रूल्स 1963, यूपी प्रोड्यूस कंट्रोल, यूपी प्रोविंसेस प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट। आवश्यक वस्तुओं से जुड़े 4 कानून होंगे। एक खाद्य एवं रसद विभाग में भी कई इसी तरह के एक्ट व नियमावली हैं, कई तो एक जैसे हैं। मसलन यूपी इंसेंशियल कमोडिटीज से जुड़े 4 नियम हैं, इनको एक किया जा सकता है। यूपी शेड्यूल्ड कमोडिटीज से जुड़े 4 आदेश हैं, इनको भी विलय किया जा सकता है। यूपी कैरोसिन कंट्रोल ऑर्डर 1962, यूपी सेल्स ऑफ मोटर स्पिट, डीजल ऑयल एंड अल्कोहल टैक्सेशन के एक्ट के तहत होने वाला काम कुछ विभाग दूसरे विभाग के जिम्मे हैं। औद्योगिक विकास विभाग ने विभागों से पूछा था कि नियम वर्तमान में लागू है या नहीं, क्या इसे खत्म किया जा सकता है या किसी अन्य कानून अधिनियम में विलय किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू के जेल से खेल पर खामोश हुए तेजस्वी, तो जेडीयू ने बोला हमला, कोर्ट से जमानत न देने की अपील। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर रांची में कैली बंगले से लालू प्रसाद को राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं कथित वायरल ऑडियो मामले को लेकर झारखंड के आईजी जेल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में यदि लालू को हाईकोर्ट से जमानत मिली तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। इधर कथित तौर पर जेल से किए गए फोन को लेकर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। जेडीयू और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार राजद अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर है। जेडीयू के विधान पार्षद व पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने ट्वीट में लिखा, श्री 420 सजायाफ्ता कैदी नंबर 3351 लालू प्रसाद पर एक और मुकदमा हो गया, मगर जिस बेटे को सत्ता तक पहुंचाने के लिए बाप बुढ़ापे में भी धतकर्म से बाज नहीं आया, वो बेटा इस मुद्दे पर मौन हो गया है। नीरज कुमार ने कहा कि सजायाफ्ता लालू प्रसाद द्वारा भाजपा विधायक को फोन कर राज्य सरकार को अस्थिर करने तथा बार बार जेल मैनुअल के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हस्तक्षेप करे। नीरज ने 24 नवंबर को सुशील मोदी के ट्वीट और 25 नवंबर को वायरल हुए लालू प्रसाद के फोन कॉल का हवाला देते हुए कहा कि लालू प्रसाद आदतन अपराधी हैं। नीरज कुमार ने लालू प्रसाद के खिलाफ जेल मैनुअल के नियम 999, 1001, 615, 625 और 627 के तहत कार्रवाई की मांग की है। वहीं जेडीयू नेता संजय सिंह ने लालू प्रसाद यादव को राजनीति का कैंसर और कोढ़ बताया है। इनका कहना है कि जिस तरह लालू प्रसाद यादव ने जेल मैनुअल का उल्लंघन किया है, संजय सिंह ने यह भी कहा कि ऐसे नेताओं को कोर्ट सबक सिखाए और जमानत नहीं दे। संजय सिंह के इस बयान पर आरजेडी प्रवक्ता एजिया यादव ने पलटवार किया है। एजिया ने कहा कि इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना करें। जेडीयू के लोग लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं, राजनीतिक कोढ़ और कैंसर ये लोग खुद हैं। जनादेश की चोरी डकैती कर इन लोगों ने सत्ता पाई है। बिहार की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख से सेना हटाने पर भारत चीन में गतिरोध बढ़ा, ठंड में सैनिकों के पीछे हटने की उम्मीद लगभग खत्म। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच कई दौर की वार्ता के बाद भी पूर्वी लद्दाख से सेना के हटाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इससे अब यह लगभग तय हो गया है कि दोनों ही देशों के सैनिकों को जमा देने वाली ठंड के बीच आने वाले कई महीने तक बने रहने होगा। गत 6 नवंबर को कोर कमांडरों के बीच 8 दौर की वार्ता के बाद भी अब तक दोनों ही देशों के बीच कोई भी ठोस प्रगति नहीं हुई है। इससे पिछले 7 महीने से चला रहा है सैन्य गतिरोध अभी भी जस का तस बना हुआ है। एक सूत्र ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, आपसी सहमति से पीछे हटने की शर्तों और कदमों पर सहमति नहीं होने से वार्ता लगभग थम गई है। चीन ने अभी तक 9वें दौर की सैन्य वार्ता के लिए कोई तिथि नहीं बताई है। बताया जा रहा है कि चीन अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि सेना को पीछे हटाने के प्रस्ताव को पैंगोंग झील चुशुल इलाके के दक्षिणी किनारे से लागू किया जाए, जहां पर भारतीय सैनिक 29 अगस्त से ही रणनीतिक रूप से ड्रैगन पर बढ़त बनाए हुए हैं। इधर भारत ने जोर दिया है कि सैनिकों की वापसी की शुरुआत पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे से किया जाए, जहां पर फिंगर 4 से
लेकर फिंगर 8 तक के 8 किलोमीटर के इलाके पर चीनी सेना ने मई महीने से ही कब्जा जमा रखा है। दोनों देशों के बीच यह विवाद का विषय बना हुआ है। यही नहीं, फिंगर इलाके में पीछे हटने की दूरी को लेकर भी कुछ मतभेद दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच बना हुआ है। इसके अलावा रणनीतिक रूप से बेहद अहम देप्सांग के मैदानी इलाके को लेकर भी सवाल बना हुआ है। देप्सांग में पिछले 7 महीने से चीनी सेना भारतीय सैनिकों को गश्त से रोक रही है। बताया जा रहा है कि 8वें दौर की वार्ता के बाद भारत और चीन काफी हद तक इस बात को लेकर सहमत हो गए थे कि सैनिकों, टैंकों, तोपों और आर्म्ड व्हीकल को पैंगोंग झील चुशुल्क इलाके के अग्रिम मोर्चे से पीछे ढकेला जाए। इससे इस संकट के जल्द समाधान की उम्मीद जगी थी, लेकिन अभी तक सैनिकों को पीछे हटाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ताइवान से भारत की नजदीकी से बौखलाया चाइना, फिर दी गीदड़ भभकी। जी हां दोस्तों, भारत की ताइवान और अमेरिका से बढ़ती नजदीकी से चीन बौखला गया है। वो इस गठजोड़ को हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपने लिए खतरे के रूप में देख रहा है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अपनी इस बौखलाहट को शब्दों में ढालकर एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। ताइवान कोई कार्ड नहीं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में चीन भारत संबंधों पर एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ताइवान भारत के लिए कार्ड की तरह नहीं है, जिसे वह चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को निपटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेख में गीदड़ भभकी देते हुए कहा गया है कि यदि भारत अपने इस रुख पर कायम रहता है तो चीन को भी कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। अखबार लिखता है, भारत वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। ऐसे में वो ताइवान की आजादी चाहने वाली ताकतों का इसलिए समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि चीन ने वादा कर रखा है कि वह भारत की अलगाववादी ताकतों का समर्थन नहीं करेगा। लेख में भारत ताइवान के द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती का उल्लेख करते हुए आगे लिखा है कि यदि भारत ताइवान कार्ड खेलने की कोशिश करेगा तो चीन भी भारत के अलगाववादियों के समर्थन के बारे में सोच सकता है। लेख में अपनी बौखलाहट को दर्शाते हुए चीन ने लिखा है कि भारत अगर ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करता है तो बीजिंग भी उसके उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम और नागालैंड में अलगाववादियों का समर्थन करने का फैसला ले सकता है। वहीं म्यांमार के अखबार इरावडी में भी ताइवान को लेकर चीन की चिंता से जुड़ा लेख प्रकाशित हुआ है। चीन महाशक्ति बनने का सपना रखता है और ताइवान की आजादी उसके सपने पर ग्रहण की तरह होगी, इसलिए वह ताइवान का समर्थन करने वाले प्रत्येक देश को अपना दुश्मन मानता है। पिछले कुछ वक्त में भारत और ताइवान के रिश्ते मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत चीन को घेरने की योजना के तहत अन्य देशों से घनिष्ठ संबंध बनाने के अभियान में जुटा है। अमेरिका की नई सरकार ने भी भारत के पक्ष में बयान दिया है। इस वजह से चीन बुरी तरह बौखला गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंद महासागर में वो छोटा सा द्वीप जहां भारत, चीन, अमेरिका के बीच दबदबे की जंग। जी हां दोस्तों, एशिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों की बात की जाए तो चीन और भारत का जिक्र होगा ही, जो पिछले कुछ महीनों से सीमा पर तनाव के चलते आपस में उलझे हुए हैं। दूसरी तरफ एशिया में हिंद महासागर की गोद में एक छोटा सा द्वीप है मालदीव, जहां दोनों ही एशियाई ताकतें बड़े चाव से दोनों हाथ खोलकर मदद करने की पेशकश कर रही है। असल में यह मदद रणनीतिक लिहाज से काफी मायने रखती है। सवाल यह है कि यह किस तरह की और किस पैमाने की मदद है और भारत और चीन आखिर ऐसा करने से क्या पाएंगे। इस साल जून महीने में लद्दाख बॉर्डर के पास हुई सैन्य हिंसा के बाद से ही परमाणु हथियार संपन्न शक्तियों भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बरकरार है। सीमा पर शांति के लिए वार्ताओं के बीच दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और रणनीति के तहत अपनी स्थिति मजबूत करने के कदम लगातार उठा रहे हैं। इसी रणनीति का हिस्सा मालदीव है। देखिए कैसे इस टापू पर दोनों देश मुकाबले में हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों के लिए चीन अब तक मालदीव को करोड़ों डॉलरों की मदद दे चुका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले हुलहुले द्वीप से लेकर मालदीव की राजधानी माले तक समुद्र पर चीन मालदीव दोस्ती ब्रिज का काम पूरा हो चुका है। इस ब्रिज के लिए चीन ने 11.6 करोड़ डॉलर मदद के तौर पर दिए हैं, जबकि 7.2 करोड़ डॉलर बतौर कर्ज। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका चुनाव, ट्रंप ने कहा व्हाइट हाउस छोड़ दूंगा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 नवंबर के मतदान में मिली हार के स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि ये स्वीकार करना कठिन होगा। उन्होंने एक बार फिर मतदान में धांधली के निराधार दावों को दोहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के तहत बाइडेन को अब तक 306 वोट, जबकि ट्रंप को उनसे कम 232 मिले हैं। जीत के लिए 270 मतों की जरूरत होती है। कुल मतों के हिसाब से भी बाइडेन 60 लाख मतों से आगे हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मतों पर
आखिरी फैसला करने के लिए अगले महीने बैठक करेगा। 14 दिसंबर को अमेरिकी इलेक्टोरल कॉलेज बाइडेन की जीत की पुष्टि कर देगा। उनकी पुष्टि के बाद जो बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके समर्थकों ने चुनाव को लेकर कई मुकदमे भी दर्ज कराए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर को खारिज कर दिया गया। इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रंप ने अनिश्चितता के कई हफ्तों के बाद अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम को औपचारिक रूप से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की। इस फैसले का मतलब है कि 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने जा रहे बाइडेन अब शीर्ष स्तर पर सुरक्षा अधिकारियों से जानकारी ले सकेंगे और प्रमुख सरकारी अधिकारियों और लाखों डॉलर के फंड के मामले में भी उनकी पहुंच होगी। ट्रंप ने क्या कहा? गुरुवार को जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर 14 दिसंबर के इलेक्टोरल कॉलेज के वोट में वो हारते हैं तो व्हाइट हाउस छोड़ने पर राजी होंगे, इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, निश्चित रूप से मैं करूंगा, निश्चित रूप से मैं करूंगा और आप ये जानते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो करते हैं जो बाइडेन का चुनाव तो वो गलती करेंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा ये चीज स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने बिना कोई सबूत दिए फिर से चुनाव के दौरान बड़ी धांधली होने के दावों को दोहराया। अमेरिका के इलेक्टोरल सिस्टम के तहत मतदाता अगले राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करते हैं, इसके बजाय वो 538 उम्मीदवारों के लिए मतदान करते हैं। इन उम्मीदवारों की संख्या अमेरिकी राज्यों की आबादी के आधार पर अलग अलग होती है। ये इलेक्टोरल तकरीबन हमेशा उस उम्मीदवार को वोट देते हैं जिसने उनके राज्य को ज्यादातर वोट जीते होते हैं। हालांकि संभव है कि कुछ मतदाताओं के चुनाव की अनदेखी करें, लेकिन इस तरह से आज तक नतीजे में उलटफेर नहीं हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाक को करारा जवाब दे बोले राजनाथ, भारत में फिर नहीं हो सकता 26/11 जैसा हमला। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 26 नवंबर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अहम है, क्योंकि 12 साल पहले मुंबई में ऐसा हमला हुआ था जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर नीति को बदलना पड़ा। 26/11 की घटना को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय संप्रभुता को चुनौती दी गई थी। 166 जिंदगियां जो भारत ने खोई थी, उसकी याद केवल उन परिवारों के मन में नहीं, राष्ट्र के मन में है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2020 में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर कई बदलाव किए गए हैं, उससे हम देशवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि भारत ने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को इतना मजबूत कर लिया है कि एक और 26/11 भारत में होना नामुमकिन हो गया है। अभी आपने देखा होगा कि 4 आतंकवादियों को उसी तरह के हमले के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्हें मार गिराकर पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की है जो भारत के इतिहास में नहीं मिलता। पाकिस्तान को आतंकवाद के खात्मे को लेकर खिसियाहट है कि लगातार सीज फायर उल्लंघन किया जा रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। समुद्र और आसमान में भी हमारी तैयारी पहले से पुख्ता है। 26/11 हमले के आतंकी समुद्र के रास्ते से आए थे। इसके बाद कोस्ट गार्ड में व्यापक बदलाव किया गया, त्रिस्तरीय सुरक्षा तैयारी की गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अब सॉफ्ट टारगेट नहीं रहा। आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। आतंकी ढांचे को नष्ट किया जा रहा है, फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है। भारत ने दुनिया में कूटनीतिक दबाव बनाया है। पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। आए दिन पाकिस्तान पर FTF की तलवार लटकती नजर आती है। उन्होंने कहा कि भारत चीन के बीच सीमा को लेकर मतभेद है, इसके बावजूद कुछ ऐसे समझौते हुए हैं जिसका पालन करते हुए दोनों देशों की सेनाएं LAC पर पेट्रोलिंग करती है। हम किसी को एक तरफा बदलाव की आजादी नहीं दे सकते हैं। सेना को पूरी छूट है कि किसी भी बदलाव का पूरी ताकत से विरोध करें। गलवान में उन्होंने यही किया और PLA सैनिकों को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। भारत और चीन के बीच बातचीत से सीमा विवाद का हल हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। LAC पर चीन की हर चाल होगी नाकाम, भारतीय सेना को मिलने जा रहे हैं खास इजरायली और अमेरिकी ड्रोन। जी हां दोस्तों, LAC पर चीन के साथ जारी विवाद के कारण भारत लगातार अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा है। राफेल समेत कई मिसाइल को सेना में शामिल करने के बाद भारतीय सेना की ताकत में अब ड्रोन जुड़ने जा रहा है। चीनी बॉर्डर से जुड़े सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्विलांस क्षमता को और बढ़ाने के लिए भारत को जल्द ही इजरायल के हेरॉन और अमेरिका से मिनी ड्रोन मिलेगा। इजरायल के हेरॉन सर्विलांस ड्रोन की खरीद को लेकर डील अंतिम चरण में है और ऐसी उम्मीद है कि इस पर दिसंबर में इस पर मुहर लग जाएगी। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि हेरॉन ड्रोन की तैनाती चीन से लगते लद्दाख सेक्टर में की जाएगी और इस वक्त जो भारतीय सुरक्षा बलों के पास सर्विलांस क्षमता है उसके मुकाबले कहीं ये काफी एडवांस है। सूत्रों का कहना है कि इन ड्रोनों की खरीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की तरफ से रक्षा बलों को दी गई इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स के तहत हो रही है, जिसके तहत वे
युद्धक सामानों की 500 करोड़ तक खरीदारी या उसे अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा भारत को अमेरिका से जो छोटे और मिनी ड्रोन्स मिलेंगे उसे जमीन पर बटालियन स्तर के जवानों को दिया जाएगा। हाथों से ऑपरेट किए जाने वाले ड्रोन को खास लोकेशन के बारे में पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इन खास ड्रोन्स की खरीद से LAC पर भारतीय सेना को चीन की हर चाल के बारे में जानकारी मिल सकेगी। जानकारी के मुताबिक आखिरी बार सुरक्षा बलों को यह सुविधा उस वक्त दी गई थी जब पिछले साल 2019 में पाकिस्तान स्थित बालाकोट में आतंकियों के ऊपर हवाई हमले किए गए थे। इस पावर का इस्तेमाल करते हुए भारतीय नौसेना ने 2 प्रीडेटर ड्रोन्स अमेरिकन कंपनी जनरल एटॉमिक्स से लीज पर लिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में फिर सरकार बनाने को तैयार है भाजपा। फडणवीस बोले ये सरकार गिरेगी, ऐसी सरकारें ज्यादा दिन तक नहीं चलती। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में भाजपा फिर से सरकार बनाने की तैयारी में है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी सरकार बेमेल गठबंधन है। उन्होंने कहा कि भाजपा जब चाहे मौजूदा बेमेल गठबंधन का विकल्प बन सकती है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। फडणवीस ने पुणे में एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से कहा कि इतिहास में कोई भी बेमेल गठबंधन लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहा। जिस दिन यह समाप्त होता है, हमारी पार्टी राज्य में एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए तैयार है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।